हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें जो फर्स्ट एप्लीकेशन होगी हमारी वो होगी एसिडिटी एंड बेसिसिटी। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसिड और बेस कहते किसे हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी। जो पहली डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड, वो क्या कहता है कि जो एसिड होता है ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो H प्लस देता है, जबकि जो बेस होता है ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो H प्लस को एक्सेप्ट करता है। इसके एग्जाम्पल हो गए, जैसे एसिड का एग्जाम्पल तो HCl हो गया और बेस का एग्जाम्पल हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। सेकंड जो डेफिनेशन आई वो इलेक्ट्रॉन पेयर से रिलेटेड थी और लुइस ने दी थी। तो लुइस के अकॉर्डिंग जो एसिड होता है वो उनको कहते हैं जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, जबकि जो बेस होता है हम उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया एसिड का हमारा BCl3 हो गया, BF3, जिन ऐसे कंपाउंड जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हें हम लुइस एसिड कहते हैं। और बेस का एग्जांपल जिस पे लोन पेयर होते हैं, जैसे NH3 हो गया, वाटर हो गया। जो थर्ड डेफिनेशन आई वो आई आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंग जो एसिड था वो ऐसे सब्सटेंस को कहते थे जो H प्लस देते थे, और जो बेस ऐसे सब्सटेंस को कहते थे जो OH नेगेटिव देते थे। तो एग्जाम्पल कैसा हो गया? एग्जाम्पल हो गया कि एसिड का एग्जाम्पल तो HCl हो गया, बेस का एग्जाम्पल NaOH हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द एसिड एंड बेस। लेकिन हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी कंपाउंड या कितना एसिड है और कितना बेसिक नेचर का है? तो इसको समझने के लिए कंसेप्ट होता है, वो हम डिस्कस करते हैं। सपोज करो कि हमारे पास कोई एसिड है, HA कोई एसिड है, तो वो डिसोसिएट होकर H प्लस देगा और A नेगेटिव देगा। A जो नेगेटिव होता है हम इसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं HA का। तो अगर सपोज करो कि हमारे पास कोई एसिड है HA, वो डिसोसिएट होके H प्लस और A नेगेटिव देता है। जो ये A नेगेटिव होता है हम उसे कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो HA का कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया? A नेगेटिव। तो हर एसिड का अपना एक कॉन्जुगेट बेस होता है, और जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे उनका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक होगा, और जितने भी वीक एसिड होगा उसका जो कॉन्जुगेट बेस होंगे वो स्ट्रॉन्ग होगा, अपोजिट होते हैं। तो वीक का मतलब क्या है और स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? वीक का मतलब क्या है कि वो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल का मतलब जो ए के ऊपर जो कॉन्जुगेट बेस है उस पर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो अगर स्टेबलाइज है बाय किसी भी इफेक्ट के थ्रू, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हम कहेंगे वो वीक है, वीक कॉन्जुगेट बेस है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सिमिलरली अगर वो जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज नहीं है तो हम कहेंगे वो अनस्टेबल है, और उसके जो कोरस्पॉन्डिंग एसिड होगा वो वीक एसिड होगा। इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे मैंने लिया है अल्कोहल और यहाँ पे लिया है मैंने फिनॉल। तो हमें ये चेक करना है कि इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन है। तो पहले तो क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन करते समय कोई भी एसिड दिया हो तो सबसे पहले हमें उसका कॉन्जुगेट बेस बना लेना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ROH से उसमें से H प्लस हटा दिया, तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली फिनॉल का जब हम बनाएंगे तो ये इसका हो गया कॉन्जुगेट बेस। फिर हमें इसकी चेक करनी है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी देखो, क्या इसको स्टेबल, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने वाला कोई ग्रुप है? नहीं है। और ऊपर से ये तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। तो ये जो कॉन्जुगेट बेस हो गया ये क्या हो गया हमारा? अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल का होने का मतलब क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एसिड होगा वो क्या हो जाएगा भाई? वीक। बिल्कुल। सिमिलरली अगर हम फिनॉल के कंपैरिजन करें तो जब फिनॉल अपना H प्लस देगा तो ये कॉन्जुगेट बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा फिनॉक्साइड आयन। अब सोचो कि ये क्या, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर स्टेबल है? हाँ, ये रेजोनेंस, ये प्लस रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल है। तो ये अगर स्टेबल है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये इसका जो कॉन्जुगेट बेस हो गया वो वीक हो गया। वीक का मतलब हो गया कि जो इसके कोरस्पॉन्डिंग एसिड होगा वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ से सिंपल क्लियर कट देख रहा है कि अल्कोहल और फिनॉल में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? फिनॉल। तो आंसर क्या हो गया कि जो फिनॉल हो गया हमारा मोर एसिडिक हो गया एज कम्पेयर टू अल्कोहल। और रीज़न मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि फिनॉल का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो स्टेबल होता है। तो जब भी एसिड बेस के क्वेश्चन करने हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एसिड होगा उसका हमें कॉन्जुगेट बेस बना लेना है, और उस कॉन्जुगेट बेस को देखना है हमें क्या वो स्टेबल है। अगर ये स्टेबल है या फिर या तो अनस्टेबल होगा।
अगर स्टेबल होगा तो जो एसिड होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज क्या होगा, अनस्टेबल होगा तो वो होगा वीक। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। सेम थिंग इज ट्रू फॉर द बेसिस, कि अगर हमारे पे कोई बेस है तो सबसे पहले हम उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे। अगर वो कॉन्जुगेट एसिड हमारा अगर स्टेबल हुआ तो हम कहेंगे कि कॉन्जुगेट एसिड जो हो गया वो हमारा कैसा हो गया, हमारा कॉन्जुगेट एसिड हो गया वीक, और जो उसका कोरस्पॉन्डिंग जो बेस होगा वो कैसा हो जाएगा, हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर वो अनस्टेबल हुआ, कॉन्जुगेट एसिड अगर हमारा अनस्टेबल हो गया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट सॉरी कोरस्पॉन्डिंग नहीं, जो कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा हमारा वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, और जो कोरस्पॉन्डिंग बेस होगा वो क्या हो जाएगा भाई, वीक बेस हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट तो समझने के लिए ठीक है, लेकिन क्वेश्चन करते समय ना ये कंसेप्ट हम अप्लाई नहीं करेंगे। एक्चुअली जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो जनरली लुइस बेस से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक हम ले लेते हैं अमाइन, दूसरा ले लेते हैं एनिलीन। अगर हमें इसका बेसिक स्ट्रेंथ बताना है कि किसका ज़्यादा होगा, तो इस केस में अगर आप इसको प्रोटोनेट करके इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओगे तो ये बनेगा, और इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा, इसका NH3 आ जाएगा उस पर। तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, चेक नहीं कर पाओगे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आर ग्रुप पे ये दे रहा है और ये फिनाइल ग्रुप ये दे भी सकता है, ले भी सकता है। तो जो लुइस बेस के क्वेश्चन है वो ना उसको इस तरीके से डील नहीं करेंगे। उसको हम कैसे डील करेंगे, उसमें हम ये मान के चलेंगे कि ये जो हमारा कोई भी RnH2 ग्रुप है, इसमें ये लोन पेयर देने की कितनी टेंडेंसी है। अगर ये आसानी से लोन पेयर दे दे, अगर ये ईजिली दे दे, अगर ईजिली लोन पेयर दे दे तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। बट अगर ये ईजिली ना दे, अगर ये ईजिली ना दे तो हम क्या कहेंगे, ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा, वीक बेस हो जाएगा। तो अब देखो क्वेश्चन में अमोनिया के अमाइन के क्वेश्चन में और एनालीन के क्वेश्चन में, तो अब आप इजीली देख सकते हो कैसे। देखो अमाइन के केस में तो ये लोन पेयर फ्रीली अवेलेबल है, और यहाँ पे आर ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है, ये आर ग्रुप दे भी रहा है, तो ये और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन गई और ये इजीली दे सकता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन इस केस में क्या होगा, एनिलीन के केस में ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में आ रहा है, ठीक है। तो रेजोनेंस के कारण इसकी जो अवेलेबिलिटी होगी ये क्या फ्री होगा ना, फ्री होगा क्या, तो हम बोलेंगे नहीं ये फ्री नहीं होगा। फ्री नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ये वीक बेस की तरह एक्ट करेगा, वीक बेस की तरह। तो अमाइन और एनिलीन में हमारा कौन ज़्यादा बेसिक हो गया, वो हो गया हमारा अमाइन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। एसिड बेस के क्वेश्चन, एसिड में तो हम कॉन्जुगेट बेस बना के करेंगे, लेकिन बेस के क्वेश्चन में हम डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि कभी कभी ना इसमें हाइब्रिडाइजेशन का रोल आ जाता है। हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते समय हाइब्रिडाइजेशन का कैसे रोल आ जाएगा, देखो हमें पता है कि ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 और sp, ये हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो जितना ज़्यादा s करेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखेगा। तो इसका एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज करें कि हमारे पे एक है पिरिडीन, एक है हमारे पे पिरिडीन, ठीक, और एक है हमारे पे पिपरिडीन, और हमसे ये पूछे कि इन दोनों में बेसिक कौन है। तो आप देखेंगे कि दोनों ही 6 मेंबर रिंग है, दोनों में ही नाइट्रोजन है, और इसमें नाइट्रोजन रेजोनेंस में नहीं है और इसमें भी रेजोनेंस में नहीं, इसमें तो है ही नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें भी फ्री है, इसमें भी फ्री है। तो बेसिसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि ये जो नाइट्रोजन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और जबकि ये जो नाइट्रोजन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर ये sp2 होगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर हो जाएगी इसकी, जबकि इसकी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, ये नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच के रखेगा अपनी और टाइटली बाउंड करके रखेगा, और डोनेशन इसका आसान नहीं होगा। जबकि यहाँ पे एस करेक्टर कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण ये इजिली अवेलेबल हो जाएगा, इतने टाइटली स्ट्रॉन्ग नहीं होल्ड करेगा नाइट्रोजन इसको।
तो ये आसानी से डोनेट हो सकता है। तो इसीलिए जो पिपरिडीन होता है वो मोर बेसिक होता है एज कम्पेयर टू पिरिडीन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब हम थोड़ा एसिड बेस से रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स होते हैं, लाइक जैसे पीएच हो गया, पीकेए हो गया, पीकेबी हो गया, इसके बारे में समझ लेने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पीएच क्या होता है। तो पीएच क्या होता है? पीएच हमें ये बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, कोई भी सॉल्यूशन कितना हाउ एसिडिक और बेसिक इज। एक्चुअली बेसिक तो नहीं बताएगा, एसिडिक ही बताएगा। वो तो बेसिक हम बोल देंगे कि अगर कम एसिडिक होगा तो वो कहेंगे कि मोर बेसिक होगा। तो इसकी रेंज होती है, जनरली जो रेंज होती है 0 to 14 होती है, ठीक है। और जो 7 होता है हमारा, वो होता है हमारा न्यूट्रल पीएच होता है। अगर कोई भी चीज़ 7 से कम है, अगर कोई भी चीज़ 7 से ज़्यादा, अगर पीएच हमारा 7 से ज़्यादा है तो हम कहेंगे वो बेसिक हो गया। अगर हम कहेंगे कि पीएच जो हमारा 7 से कम हो गया तो हम कहेंगे एसिडिक हो गया, ठीक है। और एक और पीएच की जो डेफिनेशन है वो क्या होता है? माइनस लॉगैरिथम ऑफ एच प्लस कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर पीएच हमारा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कंसेंट्रेशन हो गया, मतलब कि जितना ज़्यादा H प्लस कंसेंट्रेशन होगा पीएच हमारा उतना ही कम होगा। और पीएच जितना कम होगा, पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एसिडिक करेक्टर। और पीएच जितना हमारा कम होगा, एसिडिक करेक्टर हमारा उतना ज़्यादा हो जाएगा। जैसे सपोज करो पीएच हमारा 2 है तो एसिडिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। या इसी को मैं यूँ कह सकता हूँ कि पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक करेक्टर। बिल्कुल सही बात है कि पीएच जितना ज़्यादा होगा बेसिक करेक्टर भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्वेश्चन करते समय हमें हेल्प करेगी। तो जो नेक्स्ट है हमारा वो है पीकेई। चलो देखते हैं कि पीकेए क्या कहता है। पीकेए क्या कहता है कि अभी जो पीएच जो था वो सॉल्यूशन के लिए होता है, कि किसी भी सॉल्यूशन के बारे में हम पता करते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। लेकिन जो पीके है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बताता है कि हाउ एसिडिक इट इज, कि कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कितना एसिडिक है, इट इज ओके या बेसिक है, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पीकेए यूज करते हैं। कैसे? सपोज करो, और पीकेई का एक मैथमेटिकल इंप्रेशन भी यही होता है कि पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए। अब ये के ए क्या होता है? देखो, के होता है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है ये। अब ये क्या हमें इंफॉर्मेशन देता है? ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देता है। देखो सपोज करो कि हमारे पे कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, मान लेते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड HA है। तो HA जब डिसोसिएट होगा तो ये H प्लस और A नेगेटिव देगा, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा H प्लस देगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये फुल्ली डिसोसिएट हो जाएगा। तो फुल्ली डिसोसिएट हो जाएगा तो इसका जो Ka हो जाएगा वो मोर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में। लेकिन वीक एसिड के केस में क्या होगा? वीक एसिड के केस में ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं, याद रखना। तो ये H प्लस और A नेगेटिव देगा। वीक एसिड के केस में इसका जो Ka हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लेस। Ka लेस हो जाएगा तो इस पे क्या फर्क पड़ गया पीकेए पे? देखो, अगर Ka हमारा ज्यादा हो गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैथमेटिकली, तो Ka अगर हमारा ज्यादा हो गया, Ke अगर मोर हो गया तो हमारा pKa हमारा क्या हो जाएगा? लेस। और अगर Ka हमारा लेस हो जाएगा तो हमारा pKa क्या हो जाएगा? मोर। ये तो हमें पता चल गया डिसोसिएशन के बारे में। अब देखो, जितना कोई भी एसिड अच्छा कब होगा? जब वो पूरी तरीके से डिसोसिएट होकर H प्लस दे दे, या यूं कहूँ कि उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है। अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा तो pKa कम होगा। इन शॉर्ट अगर मैं चीज़ों को समराइज करूं तो अगर हमारा पहला केस ये बनेगा कि अगर हमारे पास pKa वैल्यू है, अगर वो कम है, लेस है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका Ka बहुत ज़्यादा हो जाएगा, Ka मोर हो जाएगा, डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। डिसोसिएशन अगर ज़्यादा हो गया तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि अगर हमारा pKa ज़्यादा हो गया, मोर हो गया, तो कोरस्पॉन्डिंग Ka क्या हो जाएगा? उसका लेस हो जाएगा तो वो हमारा वीक एसिड हो जाएगा, ठीक है, या बेसिक करेक्टर उसमें इंक्रीज होगा। दिस इज ऑल अबाउट द pKa।
अब पीकेबी क्या होगा, पीके तो हम एसिड के लिए यूज कर रहे हैं, पीकेबी हम यूज करेंगे फॉर बेसिस के लिए, बेसिस के लिए हम यूज करेंगे, सेम कंसेप्ट है। उसमें भी इसमें भी पीकेबी बेस डिसोसिएट होगा, तो मैं डायरेक्टली इन शॉर्ट में पीकेबी के लिए भी लिख रहा हूँ कि अगर हम पीकेबी अगर हमारा ज़्यादा हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा केबी क्या हो जाएगा भाई, लेस हो जाएगा। केबी कम हो गया, डिसोसिएट कम हो रहा है बेस, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा। ठीक है। सेकंड क्या हो गया, अगर हमारा पीकेबी लेस हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग जो केबी हो गया वो मोर हो गया, हाईली डिसोसिएट हो रहा है, तो केबी ज़्यादा हो गया तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द PKA एंड PKB। फॉर एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि PKA हमारा 15 है और एक PKA 18 है, तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, जिसकी PKA की वैल्यू कम हो गई ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा, और जिसकी PKA की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक हो जाएगा। अगर मैं PKB के टर्म में बात करूं, अगर सपोज करो सेकंड एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूं कि अगर हमारे PKB की वैल्यू मान लेते हैं इधर ये 15 है और एक तरफ मान लेते हैं कि PKB की वैल्यू हमारी 20 है, तो बताइए कौन ज़्यादा ऐसे बेसिक होगा। तो जो कम बेस, जिसकी PK वैल्यू कम है तो वो तो मोर बेसिक हो जाएगा, और जिसकी PKB वैल्यू ज़्यादा है वो लेस बेसिक हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड आएंगे एंड में क्वेश्चन करते समय। अगर मैं कहूँ कि PKA हमारे पे 20 है और एक PKA हमारे पे 7 है, मैं बोलूँ कि कौन ज़्यादा बेसिक होगा, तो अब आप बोलोगे तो इसका सीधा आंसर है कि जिसकी PK वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी वो ज़्यादा बेसिक होगा। क्यों, देखते हैं क्यों। देखो PKA कम होगा मतलब एसिडिक ज़्यादा हो गया, एसिडिक ज़्यादा होने का मतलब बेसिक नेचर कम, तो इसका इसी का उल्टा कर देंगे, अगर PKA ज़्यादा हो जाएगा तो एसिडिक कम हो गया तो बेसिक क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा होगा। तो ये एक समझने का तरीका था। अब हमारा PKA और PKB फाइनली ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, जो सेकंड एप्लीकेशन होगी वो होगी स्टेबिलिटी से रिलेटेड। तो अब देख लेते हैं हम स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी जनरली हम स्टेबिलिटी क्या देखेंगे, किसी भी चार्ज स्पीसीज की स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे हम कहते हैं कार्बोकैटाइन कहते हैं। अगर वही कार्बन पे हमारा पे नेगेटिव चार्ज हो गया तो उसे हम कहेंगे कार्बेनाइन कहते हैं। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को कार्बेटाइन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज तो कार्बोनाइन। कार्बोकैटाइन को हम कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। और मैंने हमेशा बताया कि जब भी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन हो तो आपको दो के बीच में ही सारी स्टेबिलिटी होती है। एक होती है एरोमेटिक के बीच में, ऑर्डर जो होता है एरोमेटिक, फिर होता है हमारा मेसोमेरिक, फिर होता है हाइपर, फिर होता है इंडक्टिव, फिर होता है नॉन एरोमेटिक, फाइनली जो हमारा हो जाता है एंटी एरोमेटिक। एंटी मतलब दो चीज़ों के बीच में ये घूमती रहती है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बीच में ये चीज़ें घूमती रहती हैं। तो सपोज करिए कि हमारे पे कार्बोकैटाइन है, जैसे कि मैंने मान लिया कि CH3 और CH2 कार्बोकैटाइन है, ठीक, और एक कार्बोकैटाइन ये है हमारे पे, वैलेंसी आप देख लेना, मैं नहीं फोकस कर रहा उतना। दूसरा है हमारे पे CH3, CH और CH3, इसके पे पॉजिटिव चार्ज। थर्ड है हमारा पे CH3। अब मैंने पूछा कि इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो मुझे, ये कार्बोकैटाइन है, तो आप कैसे करोगे सॉल्व। देखो पॉजिटिव चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो अगर इस पे कोई ऐसा ग्रुप लग जाए जो इलेक्ट्रॉनों को दे, और एक बात याद रखना, इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा रहेगा ग्रुप में, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है, तो सिग्मा बॉन्ड तो हमेशा सब मॉलिक्यूल में होंगे, तो इंडक्टिव इफेक्ट तो हमेशा ही होने वाला है मॉलिक्यूल में। तो अब देखो CH3 का कौन सा इफेक्ट होगा, इसका प्लस आई होगा, ठीक है। और नहीं, मैंने बताया था कि जब भी कार्बोकैटाइन के क्वेश्चन हो उसमें प्लस H भी होगा, तो ये कार्बोकैटाइन है तो इसमें प्लस आई प्लस H दोनों है, तो दोनों ही स्टेबलाइज करेंगे, लेकिन डोमिनेंट कौन सा हो जाएगा हमारा, प्लस H हमारा क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा, तो डोमिनेटिंग फैक्टर हमारा प्लस H हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन याद करते हैं हाइपर कंजुगेशन कि जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो कार्बोकैटाइन होता है उससे अटैच हाइड्रोजन को
हम अल्फा हाइड्रोजन, तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बताइए अल्फा हाइड्रोजन किसमें सबसे ज़्यादा? तो ये हो जाएगा ये अगर मैं इसको नाम दे दूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 3 में सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो कौन आ जाएगा भाई? 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। देखो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक CH3 लग रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक ही का इलेक्ट्रॉन जा रहा है CH3 ग्रुप का, इधर 2 CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इधर 3 CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे भी हम कर सकते हैं, लेकिन मोर डोमिनेंट फैक्टर क्या है हमारा पे? प्लस H डोमिनेंट है। अगर कार्बोकेटाइन, ये कौन सा कार्बोकेटाइन हो गया? ये हमारा 1 डिग्री प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये हो गया सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और ये हो गया हमारा 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन या टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो ये याद रखना, कार्बोकेटाइन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? टर्शरी कार्बोकेटाइन। ठीक है। अगर एक और होता है, एक होता है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। अगर ये रेजोनेंस में हो जाए तो वो ज्यादा बेटर है। तो सपोज करो कि एक ये है हमारे पे कार्बोकेटाइन और सिंपल एक ये है CH3 वाला CH2 वाला कार्बोकेटाइन है। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? इसमें आप देखोगे कि इस वाले केस में क्या देख रहे हो कि इसमें तो हमारा प्लस M है, ठीक है, और इसमें क्या है? प्लस H है। तो डोमिनेंट क्या हो जाएगा? प्लस M डोमिनेंट हो गया, तो रेजोनेंस हमारा प्लस M वाला डोमिनेंट हो गया। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला, और ये सेकंड लिख दूँ तो फर्स्ट वाला हमारा ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकंड। एक कंपैरिजन और आता है कि सपोज करो कि ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर CH2 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये होता है हमारा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, क्यों? रेजोनेंस के कारण। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो इस टाइप के कैटायन को कहते हैं कार्बो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। एक कंपैरिजन और याद रख लेना, जो हमारा टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन होता है, ये वाला कार्बोकेटाइन जहाँ पे सारे तरफ CH3 से हो, 3 डिग्री हो लेकिन सारे CH3 हो, ये वाला कार्बोकेटाइन। और अगर हमारा बेंजाइलिक आ जाए, बेंजाइलिक जैसे ये वाला कार्बोकेटाइन हो गया, तो उस केस में जो टर्शरी वाला है वो बाजी मार जाता है। ये आपको लर्न कर लो, मैं इसका रीज़न बाद में एक्सप्लेन करूंगा, इसको लर्न कर लो कि टर्शरी वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा होता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि कार्बोकेटाइन के तीनों तरफ क्या होना चाहिए? CH3 ग्रुप। लेकिन अगर एक भी CH3 ग्रुप को अगर मैं रिप्लेस कर दूं C2H5 ग्रुप से, तो उस केस में जो बेंजाइलिक वाला हो जाएगा, बेंजाइलिक वाला हो जाएगा वो डोमिनेंट हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब डोमिनेंट हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। कैसे? देखते हैं कि अगर हमारे पे मान लो कि ये वाला हो जाएगा C2H5 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 और यहाँ पे हमारे पे कार्बोकेटाइन है और ये दे रखा है हमारे पे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, ये CH2 पॉजिटिव। ठीक है। तो मैं पूछूं किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो आंख बंद करके बेंजाइलिक वाले की लगा देना। नेक्स्ट है भाई रिएक्टिविटी, जो थर्ड एप्लीकेशन है रिएक्टिविटी, कि कोई भी कंपाउंड कितना रिएक्टिव है वो हम कैसे पता करेंगे। तो इसको मैं ज़्यादा नहीं डिस्कस करूंगा, एग्जांपल क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा करूंगा, लेकिन एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि एल्डिहाइड है हमारे पे और एक हमारे पे कीटोन है, दोनों तरफ CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन है। तो मैं पूछूंगा इनमें से कौन सा ज़्यादा मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा। कौन सी रिएक्शन होगी भाई इसमें? सबसे पहले तो टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवर्ड्स कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पे क्या है? हमारे पे ये कंडीशन है, अगर ये यहाँ पे H हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे हमारा आ रहा है न्यूक्लियोफाइल अटैक करने। देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है, वो वहाँ कहाँ पे अटैक करेगा? वो करेगा यहाँ पे अटैक। अगर ये सेंटर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, ये सेंटर क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक। अगर ये सेंटर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा उतनी आसानी से अटैक हो जाएगा और उतनी ही रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इन शॉर्ट मैं क्या कहूँ कि जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। ये वाला कंसेप्ट आप बस याद रख लेना और क्वेश्चन हो जाएगा कि किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। देखो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी न्यूक्लियोफाइल उतनी आसानी से अटैक कर पाएगा और उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी हो जाएगी। तो जब भी कंपैरिजन का क्वेश्चन आ जाए
तो सबसे पहले ये माइंड में होना चाहिए कि रिएक्शन कौन सी शो करेगा, वो मैंने बता दिया है। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी चेक कर लेंगे और आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।